व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्र दर्शन कराने वाली एक नई कृति, भारतवर्ष की स्वर्ण आभा। आपकी सोच, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सुनील शर्मा जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, राजकुमार सांगवान जी, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के श्री महंत नारायणगिरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, माननीय विधायकगण श्री संजीव शर्मा जी, अजीत पाल त्यागी जी, नंदकिशोर गोजर जी, धर्मेश तोमर जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मयंक गोयल जी, जिलाध्यक्ष चैनपाल सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी जी, आज के इस कार्यक्रम के जो संयोजक भी हैं और जिनकी कृति का यहां पर अभी विमोचन हुआ है, ऐसे पूर्व सांसद श्री रमेश चंद तोमर जी, पूर्व सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गाजियाबाद के हमारे सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री रमेश चंद तोमर जी को भारतवर्ष के स्वर्णाभा से नरेंद्र मोदी इस पुस्तक को लिखने और आज उस कृति के विमोचन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। लिखना एक साधना है और मैं इसलिए इन युवाओं से कह रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति लिख नहीं सकता। कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और वह कार्य आज अपने पेशे के अनुरूप प्रोफेसर रमेश चंद तोमर जी ने किया है। वे पेशे से शिक्षक रहे हैं। एक शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है और एक शिक्षक बिना बोले हुए भी नहीं रहता है। इसलिए जब वो अब 3 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 7 मिनट और 7 मिनट से 10 मिनट तक पहुंचे तो हम लोग समझ गए कि उनके अंदर अपना पुराना शिक्षक भाव जाग गया है और उसी के अनुरूप उन्होंने इस कृति को भी आज यहां पर विमोचन किया है। और अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पावन जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पावन जयंती। इस दौरान अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर का कार्यक्रम देश की नारी शक्ति के प्रति समर्पित किया। स्वस्थ नारी सशक्त समाज, इस थीम के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवाओं ने उस दिन रक्तदान शिविर के आयोजन किए और पूरे देश के अंदर
वर्तमान में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति संचालित हो रहे हैं। आज 19 और 20 को देश भर में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है और विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत विकसित होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। और इसलिए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम के साथ इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। यानी जो तोमर जी ने अपनी कृति में कहा है, उन्होंने अब तक की उपलब्धियों को कहा और हम इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आप सबके सुझावों के माध्यम से भावी उत्तर प्रदेश और भावी भारत के बारे में अब विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। यही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ना है, वही श्रृंखला आज यहां पर संचालित हो रही है। मैं सबसे पहले इस पूरे कार्य के लिए, इस आयोजन के लिए और इस प्रकार की कृति को देने के लिए, क्योंकि वह देश काल और परिस्थिति के अनुरूप है, समय का चयन सेवा पखवाड़ा के दौरान, विषय का चयन जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उन्होंने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर दिया था। उन्होंने एक बात कही थी और वह बात उन्होंने कही थी कि भारत 2047 में जब विकसित भारत होगा, जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। और तब उन्होंने कहा था विकसित भारत हम सबका मंत्र बनना चाहिए, हम सबका संकल्प बनना चाहिए। उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने देशवासियों को 5 पंचप्रण की बात कही थी। पंचप्रण में उन्होंने कहा था कि पंचप्रण हम विरासत का सम्मान करें, विरासत के सम्मान के साथ गुलामी के मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता को सर्वथा समाप्त करें। विरासत का सम्मान होना है, लेकिन गुलामी के किसी भी प्रकार के चिन्ह को, गुलामी के किसी भी प्रकार के उस भाव को अपने मनोमस्तिष्क से दूर कर देना है। तीसरा, अपने सेना और वर्दीधारी फौज से सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक समता का व्यवहार करना, सबके साथ समभाव हो। और पांचवां, नागरिक कर्तव्य। व्यक्ति जिस क्षेत्र में, छात्र शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, व्यवसायी व्यवसाय के क्षेत्र में, श्रमिक के क्षेत्र में, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वहां पर अपने कर्तव्यों को राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके जब कार्य करेगा, उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। इन पंच प्रण पर आधारित विकसित भारत की अवधारणा को प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को समर्पित किया था और कहा था कि भारत का यह संकल्प भारत का मंत्र बनना चाहिए। और उस संकल्प के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सभी अकादमिक संस्थाओं में इस पर चर्चा चल रही है। हमने इसके लिए कार्यक्रम बनाए हैं और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायिका के बारे में एक चर्चा होती है कि वहां कार्य नहीं होता, हो हल्ला होता है। लेकिन 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में लगातार 28 घंटे तक विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर चर्चा हुई थी लगातार। यानी रात्रि भर विधान सदन चला था, रात्रि भर चला था।
और ऐसा नहीं कि रात्रि में केवल 2-4 लोग रहे हों, नहीं, हर समय सामान्य दिनों में आप देखते होंगे जब सदन चलता है तो 403 में से 300, 250 इस प्रकार के लोग रहते होंगे, जबकि उस समय सामान्यतः 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक ही सदन चलता है। लेकिन जब लगातार रात्रि में भी चल रही थी सदन, तब सदन में उपस्थिति 250-300 रात्रि में भी बनी हुई थी। क्योंकि मैं भी रात्रि में जब सदन में गया तो मैं देख रहा था और बड़े उत्साह के साथ लोग अच्छे सुझाव दे रहे थे। कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश विकसित, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इन सब पर व्यापक चर्चा हुई थी। और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं, युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के। और ये प्रदेश भर में एक क्रम वर्तमान में चल रहा है और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। और उस पर हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस विषय में सोचने के पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार एक शेर का बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ करके और सियारों के झुंड में चला गया। लंबे समय तक वो सियारों के साथ रहने का आदी हो गया, तो उसकी आदत क्या हो गई, वह जब उस झुंड से अपने झुंड से बिछड़ करके सियारों के झुंड में चला गया, तो उसकी आदत भी ऐसी हो गई, सियारों जैसी हो गई। शाम के समय जैसे अंधेरा होता था, वह भी मुंह आसमान की तरफ दे करके आवाज लगाने लगता था। तो काफी दिन हो गए, उसकी आदत वही हो गई। वो वापस संजोग ऐसी रही कि एक बार फिर से वह उस झुंड से बिछुड़ करके शेर के पास वापस आए। शेर ने देखा कि मेरा बच्चा तो इसके बीच में, उन्होंने उसको वापस पकड़ा, लेकिन उसकी आदत नहीं गई। वह फिर जैसे शाम होती थी वैसे ही वह, तो उसकी मां ने उसको कहा बेटा तू सियार नहीं है, अरे तू शेर है, तो होकार क्या कर रहा है, तुझे तो दहाड़ मारनी चाहिए, तो अपना शेरत तो भूल गया है। तो ये सब क्या कर रहा है, रोना गाना क्या है तेरा, तुझे तो दहाड़ मारनी चाहिए, तेरी दहाड़ से पूरे जंगल के अन्य जीवों में सुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। और वही स्थिति कमोवेश हम भारतीयों की थी गुलामी के कालखंड में। याद करिए, गुलामी के कालखंड में गुलामी की मानसिकता हम सब के ऊपर इस कदर छा गई। जो भारतीय था, हमने उसको ये माना कि यह हमारे पिछड़ेपन का कारण है। हमने भारतीयता को पिछड़ेपन का कारण मान लिया। हमने मान लिया जो विदेशी है वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, जो भारत का है वह श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे, आप दुनिया के मानचित्र को उठा करके देखिए, दुनिया के पिछले 400-500 वर्षों के आर्थिक प्रगति के इतिहास को उठा करके देखिए। आज से 400 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की। और ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो योगदान होता था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो हिस्सा होता था वह होता था 26%।
याद करिए, 26% अकेले भारत का था और भारत के बाद तब चीन का नंबर था और बाकी अन्य देश अंधकार में जी रहे थे। ये सत्र यानी सन 1700 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले भारत की स्थिति थी। और उसके 100 साल के बाद जैसे जैसे गुलामी की मानसिकता हावी होती गई, विदेशी आक्रांताओं का और विदेशी लुटेरों का भारत के अंदर जाल फैलता गया और हमारी मानसिकता उनकी नकल करने जैसी हो गई। परिणाम क्या हुआ? अगले 100 वर्ष के अंदर 1800 ईस्वी में आते आते भारत की स्थिति हो गई, भारत नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गया। यानी नंबर 1 से हम नंबर 2 पे गए, नंबर 1 पर चीन आ गया। लेकिन अगले 100 वर्ष में भारत की स्थिति, भारत का शेयर, यानी पहले 100 वर्ष में हम 26% से घट करके 16% रह गए और 16 से घट करके 1947 में जब भारत आजाद होता है तो भारत का दुनिया में भारत की हिस्सेदारी मात्र 4% रह जाती है। 4%। भारत गुलामी की मानसिकता से इस कदर छाया हुआ था, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। हमने उन शब्दों का चयन किया जो शब्द हमारे विकास की यात्रा में बाधक थे। हम लोगों को यह बताने का प्रयास होता था हर एक कार्य में कि नहीं, जो आपका होगा वह प्रगति का प्रतीक नहीं है और पिछड़ेपन का प्रतीक है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा व्यापार, हमारा अन्नदाता किसान, हमारा श्रमिक, हमारा युवा, भारत की नारी शक्ति, सभी प्रत्येक क्षेत्र में हमको हताश और निराश के उस भाव के माहौल में पूरे भारत को उसने इस आगोश में लिया कि कोई भी व्यक्ति ये मानता था कि जो भारत का है वह प्रगति का प्रतीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मान करके पूरे भारत को लांछित, अपमानित किया गया। याद करिए, यह देश अलग अलग क्षेत्रों में देश की आजादी की लड़ाई को लेकर के लगातार लड़ता था। ऐसा नहीं कि इस देश में विदेशी हमले हुए हो, हमने उसका प्रतिकार न किया हो। जितना जोरदार प्रतिकार भारत ने किया है, हां, राजे रजवाड़े थे, एकता का अभाव था, एकजुट होकर के नहीं लड़ पाते थे, लेकिन जहां पे लड़ते थे जोरदार प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन इसमें जान आई तब जब पूरे भारत को स्वदेशी का मंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का मंत्र उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ और परिणाम हुआ, भारत की आजादी की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ी। कहीं क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला, कहीं पर आंदोलनकारियों ने, कहीं किसानों ने, कहीं श्रमिकों ने, कहीं छात्रों ने, कहीं महिलाओं ने, अलग अलग क्षेत्र में सबने नेतृत्व को संभाला। परिणाम क्या हुआ? जो ब्रिटिश हुकूमत भारत के अंदर शासन करने की मंशा के साथ आई थी कि आने वाले समय में भारत में स्थायी रूप से उनका शासन होगा, अगले कुछ वर्षों के अंदर उनके पांव उखड़ते हुए दिखाई दिए और परिणामतः 1947 में देश को आजादी प्राप्त हो गई। बहनों और भाइयों, 1947 में भारत को जो आजादी मिली, आजाद भारत में जो कुछ हमारे पास था, अगले 1 दशक तक वो बना रहा। उसमें थोड़ी प्रगति का भाव आगे आया, लेकिन 1960 से जो गिरावट प्रारंभ हुई, वह लगातार
2014 तक चलती रही। 2014 में जब ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आया, तब भारत देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था। और आज पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 11 स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज वह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी और सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संभावना है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन आगे क्या? ऐसा नहीं कि भारत ने किसी एक क्षेत्र में प्रगति की हो। एक तरफ विरासत है, दूसरी तरफ विकास है। एक तरफ युवा है, दूसरी तरफ अन्नदाता किसान है। एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है। समाज के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, क्या शिक्षा का क्षेत्र हो, क्या इन्वेस्टमेंट का हो, क्या हेल्थ का हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, कोई फील्ड ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक लंबी दूरी न तय की हो। एक लंबी दूरी न तय की हो। यह लंबी दूरी की एक कहानी एक नई प्रेरणा है। और पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत ने जो कुछ तय किया है, यही विकसित भारत की आधारशिला बनने जा रही है। यही विकसित भारत की आधारशिला बनने जा रही है। आप अनुमान करिए, 1947 से लेकर के 2014 तक भारत के अंदर सामाजिक सेवा, सामाजिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में केवल 17 से 19% लोगों तक ही शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा था। याद करिए, 1947 से लेकर 2014 तक इन 65-70 वर्षों में केवल 19% लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा था। और 2014 से लेकर के 2025 के बीच इसका दायरा 19% से बढ़कर के पहुंचा है आज 70%। 70% लोग आज भारत की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का मतलब किसी को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, और 10 करोड़ भारतीयों के पास अपना स्वयं का शौचालय बनने के साथ साथ उन्हें अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं और उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा का भी लाभ प्राप्त हुआ है। कोई कल्पना करेगा? आज युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना है, तो स्टैंडअप की भी योजना है। आज दुनिया के अंदर भारत, जिसको लोग बोलते हैं पिछड़ा है, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया में इसकी कोई गिनती नहीं, वह भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप का इकोसिस्टम भारत रखता है दुनिया के अंदर। यह भारत की ताकत बन रही है। और स्टार्टअप केवल भारत ने दिखाया है, स्टार्टअप केवल आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं हो सकता, बल्कि हर एक सेक्टर में हम एक नया स्टार्टअप स्थापित करके उसे यूनिकॉर्न बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना यह करके दिखा रही है। यानी हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बढ़ने का जज्बा हो, चलने की सामर्थ्य हो, स्वयं में विश्वास हो, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है।
और उन्हीं भावों को ध्यान में रख करके, भारत की प्रगति को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस विषय को आज चयन किया है। इसमें केवल ये नहीं करना, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, अगर भारत ने 11 वर्षों में इस प्रगति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया। 17 के पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार नहीं, लेकिन पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो दूरी उत्तर प्रदेश ने तय की है, यह देशवासियों के लिए भी और दुनिया के लिए भी कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ। जो बोला जाता था, जो यहां पे अतुल गर्ग बोल रहे थे कि जब यह प्रदेश में खाद्य राज्य मंत्री थे और भारत सरकार के किसी बैठक में जाते थे, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश कैसे कर सकता है। लेकिन जब इन्होंने 55 लाख मीट्रिक टन धान की क्रय करके दिखाया, वे अचंभित थे, क्या यह संभव हो सकता है? इन्होंने कहा संभव नहीं, आपके गोदाम भरे हुए, जाके देख के आओ। और ट्रांसपेरेंसी थी, बिचौलिए से बगैर हमने क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदा था और डीबीटी के माध्यम से पैसे का भुगतान किया था। यानी 17 के पहले उत्तर प्रदेश को देश के विकास का बैरियर माना जाता था, और बैरियर ही नहीं था, उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्यों में गिना जाता था। बीमारू राज्य, गाजियाबाद तो क्या कहना है। यानी गाजियाबाद, मुख्यमंत्री बनने के पहले मैं सांसद था, और दिल्ली में आप देखते होंगे संसद के 4 सत्र चलते हैं, चारों सत्र में मैं रहता था। एक बार केवल तोमर जी ने हमें यहां बुलाया था सरसों का साग और मकई की रोटी खिलाने के लिए। लेकिन गाजियाबाद की छवि अच्छी नहीं थी, गाजियाबाद की छवि अच्छी नहीं थी, एक गैंगस्टर के लिए जाना जाता था। यहां पे फिल्म बन चुकी थी यहां के गैंगस्टर के कृत्यों से, लोग उसी रूप में गाजियाबाद को जानते थे। यह गाजियाबाद की पहचान थी, गंदगी और गैंगस्टर, यह गाजियाबाद की पहचान हो गई थी। गौतम बुद्ध नगर ये लूट का एक अड्डा था, बेईमानी का एक नया जरिया बना दिया गया था, और कह दिया गया मुख्यमंत्री वहां जाएंगे दोबारा नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। मैंने कहा तब तो जरूर जाऊंगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं वहां जरूर गया। मैंने कहा भी देखो, जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया गया। तब मुझे पता लगा कि ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे, उन्होंने ये फ्रॉड कर दिया कि मुख्यमंत्री जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा, हम लोग, मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आ गया। आपने देखा होगा, यही तो बोला जाता था। बिजनौर के बारे में बोला जाता था कि मुख्यमंत्री को रात को वहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा भी रुकूंगा जरूर मैं वहां तो, और मैं गया, रात्रि को रुका। वहां के जिलाधिकारी का फोन आया, साहब रुकने के लिए आप। मैंने कहा भी रात्रि रुकूंगा। उन्होंने कहा कि होटल बहुत अच्छे नहीं। मैंने कहा मैं होटल में रुकता ही नहीं हूं, गेस्ट हाउस होगा, नहीं तो किसी कार्यकर्ता के घर में रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर। आप सोचो, उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, बहुत पुराना है। मैंने कहा हमारे मंत्रीगण रुकते होंगे ना, कोई अतिथि रुकता होगा, अगर अतिथि रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते, मैं भी उसी में रुकूंगा। और रात्रि को मैं रुका था, गाजियाबाद में रुका। ऐसे आगरा के बारे में कहते थे, आगरा के बारे में, आगरा कह रहे थे तो उनके सर्किट हाउस में नहीं रुकना चाहिए, कहते थे भूत आ जाएगा। तो मैंने कहा भी उस भूत से साक्षात्कार करने के लिए मैं आया हूं, मैं रुकूंगा वहीं पे रात्रि को। और मैं रात्रि को वहीं रुका था, रात्रि को वहीं रुका था।
यानी जब यह जिद हो तो कोई बाधा आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती है। और यही जिद विकास की आपके मन में होनी चाहिए। यही जिद व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए। हां, कार्य वह होना चाहिए जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयुक्त हो, जो देश के लिए अनुकूल हो, समाज के लिए हितकारी हो। और इसीलिए पिछले 8 वर्ष में अगर हम कुछ करने में सफल हुए उत्तर प्रदेश में, याद करिए उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी 2016-17 में एक 12,75,000 करोड़ की आसपास की थी। और इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मात्र 9 वर्ष में इसका 3 गुना लेकर के जाने वाले हैं। 35 लाख से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। यानी इन 9 वर्षों में, और ये 9 वर्ष वे हैं जिनमें 3 वर्ष हमारे सामने कोरोना जैसी महामारी के भी रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय 3 गुने से अधिक हुई है। हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का आज देखने लायक है। यानी जब हम लोग आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश की कोई गिनती नहीं होती थी। आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो उत्तर प्रदेश चला रहा है। सबसे अच्छे हाईवे यूपी के पास है। देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे पास है। गाजियाबाद और मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ और रैपिड रेल के साथ जुड़ा तो यहां की छवि भी सुधर गई। आज कोई गाजियाबाद को गंदा नहीं कह सकता। आज कोई गाजियाबाद को गैंगस्टर का सिटी नहीं कह सकता। आज गाजियाबाद की पहचान एक औद्योगिक नगरी के रूप में, शिक्षा के एक बेहतरीन उभरते हुए केंद्र के रूप में होती है। यह आपकी पहचान बन रही है। आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कह सकता। 17 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। ये केवल गाजियाबाद को ही नहीं, ये पहचान हर जनपदवासी को छुपाना होता था। वो अगल बगल के किसी राज्य का नाम ले लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है और कहता है मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो बोलने वाले के चेहरे पर कितनी चमक है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन देखने वाले और जिसको आप बता रहे हैं उसके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके मुंह से एक यानी पॉजिटिव आवाज निकलती है, उत्तर प्रदेश। आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और इसीलिए पिछली सरकारों ने बीमारू बनाया था। हमने यहां के अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके आज इसको भारत की ग्रोथ का इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आज उत्तर प्रदेश 8वीं नहीं बल्कि देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ वर्षों में नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं आपके पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं कहता हूं हमारा युवा है, हमारा अन्नदाता किसान है, आधी आबादी नारी शक्ति की है, हमारा उद्यमी है, हमारा श्रमिक है और जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाला हर व्यक्ति हमारी ताकत है। वह कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रहा है।
और उत्तर प्रदेश की इस प्रगति की गाथा को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक थीम दी है, आत्मनिर्भर। यानी भारत विकसित होगा तब जब आत्मनिर्भर होगा, और भारत विकसित और आत्मनिर्भर तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर होगा। और उत्तर प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर तब होगा जब गाजियाबाद विकसित और आत्मनिर्भर होगा। हर जनपद इस यात्रा में सहभागी बनेगा, हर गांव, हर नगर निकाय इस यात्रा में सहभागी बनेगा। और इसके लिए हमें अभी से प्लानिंग करनी होगी। अगले 5 साल में क्या, अगले 10 वर्ष में क्या, अगले 22 वर्ष में क्या क्या हमें अचीव करना है, कैसे करना है, हर एक सेक्टर में। इसके लिए 12 सेक्टर हमने तय किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य। आप याद करिए, ये मंच में बैठे हुए जितने लोग हैं, जब ये लोग स्कूली शिक्षा पढ़ते थे तब कोई स्मार्टफोन और टैबलेट की चर्चा ही नहीं कर सकता था, कोई था भी नहीं। आज हम इन युवाओं से बोलेंगे कि आप टैबलेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल मत करिए, तो इनका जीवन अधूरा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये डिजिटल इंडिया के बारे में, डिजिटल इंडिया ने भारत के युवाओं को एक नई उड़ान बनने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। यह हमारी विकास की यात्रा का हिस्सा है। इसने अनेक रोजगार के अवसर दिए हैं, लेकिन विकास की यात्रा की कर्मिक यात्रा को हमने किस रूप में आगे बढ़ाया है, यह युवाओं को तय करना है कि उसको हम सकारात्मक रूप से आगे कैसे बढ़ा लें, जो इनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर ले। आने वाले समय में क्या हो सकता है, यही आपके सामने एक अवसर भी है। और भी उस फील्ड से जुड़े हुए अन्य तमाम ऐसे अवसर आने वाले हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे हम एडॉप्ट कर सकते हैं, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर कैसे स्थापित हो सकते हैं, एक छात्र और एक शिक्षक मिलकर के तय कर सकता है। उससे संबंधित सुझाव, 5 वर्ष के लिए क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, 10 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए, अगले देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए क्या होना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र बड़ा बृहद क्षेत्र है। मॉडर्न मेडिकल की फैसिलिटी भी है हमारे पास, ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी सुविधा आयुष के क्षेत्र में है। इन सब के लिए भी अनेक सुविधाएं हैं। अभी तक व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट होता है डॉक्टर के सामने, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल होगा। अभी टेली कंसल्टेशन में गए, कल हो सकता है कि उसका स्मार्टफोन ही उसके बारे में पूरी प्रेस्क्रिप्शन लिख करके उसको दे दे और उसको बता दे, जन्म से ही उसके बारे में बता दे कि इसको क्या 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 सावधानियां रखनी चाहिए आगे के लिए। बहुत कुछ हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन को उसके क्षेत्र में 5 साल की, 10 साल की, 22 साल की प्लानिंग के बारे में सुझाव, और सुझाव के साथ साथ यानी अपनी बातों को रखने और उसके साथ सुझाव को भी उसके साथ जोड़ना है। ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम क्या कर सकते हैं, आयुष का फील्ड बहुत बड़ा है, क्या हो सकता है इसमें, बहुत कुछ संभावनाएं हैं। तो लोग उसके क्षेत्र में दें, उसके बारे में सुझाव दें। ऐसे ही अधिवक्ता अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दे। याद रखना, टेक्नोलॉजी किसी को बेरोजगार नहीं करती, किसी को बेरोजगार नहीं करती। याद रखिए, जब कंप्यूटर आया था तब भी आंदोलन चले थे, कंप्यूटर से बेरोजगारी बढ़ेगी। कंप्यूटर ने नए अवसर दिए हैं, नए अवसर दे दिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए। हर टेक्नोलॉजी नए फील्ड खोलती है, नए द्वार खोलती है।
उसको हम किस रूप में लेते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। यह हम पर निर्भर करता है। कृषि और जल संसाधन में भी बहुत कुछ हो सकता है। याद रखना, उत्तर प्रदेश तो सबसे दुनिया की उर्वरा भूमि को रखता है, और उर्वरा भूमि में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है, हमारा यह मानना है भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे अन्नदाता किसानों ने कम किया है। इसका बेहतर इस्तेमाल करेगा। जितना वह उत्पादन करता है, लागत को कम करके इसकी उत्पादकता को इससे 3 गुना बढ़ाने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। अगर हम उसके अनुरूप उसको लेकर के चले, कैसे बेहतर जल प्रबंधन हो सकता है, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। नदियों के बारे में सोचना होगा, उसकी प्लानिंग करनी होगी। अभी से इनके बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में हमें तय करना होगा। औद्योगिक विकास के बारे में, परंपरागत उद्यम के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में, टूरिज्म के बारे में बहुत संभावनाएं हैं। भारत के अंदर हर प्रकार का टूरिज्म है। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, इको टूरिज्म भी है, हेरिटेज टूरिज्म भी है। हर प्रकार के टूरिज्म के लिए एक नया स्पॉट हम अलग अलग जनपदों में स्थापित कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर सुझाव, कैसे हमारी प्लानिंग हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार ही पैसा करे, पीपीपी मोड पर भी दोनों मिलकर के भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। इन 12 सेक्टर से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के पास अलग अलग उनके मन में भी कुछ ना कुछ तो प्रश्न आते होंगे, कुछ ना कुछ तो सुझाव आए होंगे। समर्थ यूपी पोर्टल पर आपको क्यूआर कोड को डाउनलोड करके उसमें अपने सुझाव को अपलोड करना है कि इस फील्ड में हमारा ये सुझाव है। और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जो 12 सेक्टर हमने चयन किए हैं इसके लिए, इसमें हर जनपद के 3 सुझाव, जो 3 अच्छे सुझाव आएंगे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उनको हम इसी प्रकार के एक बड़े कार्यक्रम में जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करेंगे। उनको हम आज जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करने वाले हैं। और प्रदेश के अंदर ऐसे 5 सुझाव हम लखनऊ में एक बड़े समारोह में उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। लखनऊ में 5 ऐसे जो प्रदेश के अच्छे सुझाव होंगे, उन सबको भी हम सम्मानित करने वाले हैं। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए कि हम लोग इन सभी के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराएं। क्यूआर कोड को डाउनलोड करना सीखें, उसमें अपने सुझावों को, जिस सेक्टर में आपको पसंद है, कोई शिक्षा चाहता हो, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, कोई नगर विकास के क्षेत्र में, कोई सर्विस सेक्टर में, पर्यटन आदि के क्षेत्र में, कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में हर व्यक्ति अपने अपने बहुमूल्य सुझावों को दे सकता है और उसको उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंचा सकता है। और अगर कोई पोर्टल के माध्यम से क्यूआर कोड को डाउनलोड करके नहीं दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आप कम शब्दों में लिख करके भी पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी इसको भेज सकते हैं। आप सबके सुझावों का हमें इंतजार होगा और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा का, उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की इस यात्रा में हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी एक अवसर होगा। हमारा ये मंत्र उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, उन्हें उज्जवल भविष्य की परिकल्पना के साथ जोड़ सकता है। और उसको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां गाजियाबाद में आया हूं और मैं धन्यवाद दूंगा कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की इस अवधारणा में आज हमने प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी की इस कृति कि भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी, इस पुस्तक को भी आज हमने विमोचन किया है। मैं इसके लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी को हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं
उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उन लंबे समय तक वे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दिए। सदन में उनके साथ हमारे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं और अच्छा काम उन्होंने सदन के माध्यम से गाजियाबाद के विकास के लिए उस समय किए थे। और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की 11 वर्षों की विकास की इस यात्रा में बदलते हुए भारत को उन्होंने इस कृति के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तक न केवल यहां पर उपस्थित नागरिकों के लिए, मैं चाहूंगा कि लोग उस पुस्तक को जरूर खरीदें और सेवा पखवाड़ा के दौरान इस प्रकार की कृतियों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी पर आधारित हो वही गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को भेंट दे, जिसमें मोदी जी के बारे में हर व्यक्ति उनके उस विराट व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में प्रेरणा प्रकाश प्राप्त कर सके और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हर लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में और विश्वविद्यालयों में, अकादमिक संस्थाओं में, सार्वजनिक पुस्तकालयों में इस प्रकार की पुस्तकों को होना और युवाओं के हाथों में खासतौर पर जाना, जिससे वह वर्तमान यानी इससे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी जानकारी ले सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव की अपेक्षा हम सबको रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्र दर्शन कराने वाली एक नई कृति, भारतवर्ष की स्वर्ण आभा। आपकी सोच, आपकी आवाज।